नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। और दोस्तों हम लोग सीटेट एसएस यानी कि सोशल स्टडीज के विषय में पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सीटेट जो एसएस का सिलेबस है वो क्लास 6, 7 और 8 की जो हमारा परिवेश यानी कि या हमारा अतीत नाम करके पुस्तक है वही हमारा है। उसमें 3 सेक्शन है, हिस्ट्री के बाद आपको मिलेगा भूगोल, भूगोल के बाद आपको राजनीतिक जीवन। इन तीनों सेक्शन को हम पढ़ लेंगे तीनों क्लासेस से, तो हमारा ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब तक हम लोगों ने इतिहास को क्लास 6, 7 कंप्लीट कर लिया है। आज से हमारा क्लास 8 का इतिहास शुरू होगा। पिछली वीडियो हम लोगों ने देखा कैसे धीरे धीरे करके अंग्रेज लोग भारत में आए और या उनका आना प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे मुगल सत्ता लगातार कमजोर होती जा रही थी। तो ठीक है, मुख्य रूप से हम यहाँ से शुरुआत करेंगे अंग्रेजों के विषय में। तो हम चलिए समझते हैं कि कैसे अंग्रेजी सत्ता यहाँ डेवलप हुई, कैसे उसने भारतीय राजाओं पे अपना वर्चस्व कायम किया और कैसे उनको पछाड़ने में उनकी नीतियां क्या क्या थी, कैसे कारगर हुई, उसको हम समझते हैं। बात यह है कि इतिहास की बात है तो साक्ष्य मांगता है इतिहास की, इतिहास की शुरुआत कैसे हुई वगैरह वगैरह। तो अगर आप देखें तो जिक्र आता है, इसमें जिक्र किसका आता है? रॉबर्ट क्लाइव का। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग्रेज था, या कह लीजिए नजरिए के हिसाब से, इतिहास के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाता है रॉबर्ट क्लाइव। इसने एक व्यक्ति था जिसका नाम था जेम्स रेनल। ठीक है, जेम्स रेनल। इसने कहा कि तुम भारत के नक्शे को बनाओ। नक्शे को मतलब जहां जहां हम जाते हैं वहां वहां के नक्शे को डेवलप करो। तो इस व्यक्ति ने भारत का नक्शा बनाया रॉबर्ट क्लाइव के कहने पर, और इसने अपने नक्शे में दर्शाया है, क्या दर्शाया है कि भारतीय जो पंडित थे उस समय, जो महान पंडित थे या पंडितों का जो ग्रुप था, उन्होंने अपने ग्रंथ ब्रिटेनिया को सौंपे। ठीक है, ब्रिटेनिया भी एक बहुत बड़ा विद्वान था अंग्रेजों का। तो जेम्स रेनल ने दिखाया कि भारतीय जो पंडित थे इन्होंने अपने ग्रंथ को ब्रिटेनिया को सौंपा, और कुछ इस हिसाब से उसने दर्शाया है जैसे भारतीय पंडित कहना चाह रहे हो कि ये हमारी संस्कृति आपके हाथों में है, इसकी आप रक्षा करना। कहने का तात्पर्य ये है, वो ये कहना चाहता था कि भारतीय पंडितों ने अपनी संस्कृति ब्रिटेनिया को सौंपी तथा ये संदेश दिया कि आप हम पे शासन कर रहे हैं, हमारी संस्कृति आपके हाथ में है, आप इसको देखिएगा। ठीक है, एक स्रोत तो ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि 1922 में भारत में चाय आसाम में बहुत ज्यादा होती है। 1922 में चाय लिप्टन, ठीक है, लिप्टन नाम की एक ब्रांड थी चाय जो प्रकाशित हुई, जिसके मुख्य पेज पर रानी विक्टोरिया के पुत्र, रानी विक्टोरिया के थर्ड यानी कि तीसरे पुत्र जो राजकुमार आर्थर, ठीक है, इनका नाम क्या था? प्रिंस आर्थर। राजकुमार आर्थर को जो चाय की ब्रांड है लिप्टन, उसमें उनको ड्यूक ऑफ कर्नाड के रूप में संबोधित किया गया है। ड्यूक ऑफ कर्नाड का मतलब ये होता है कि कनाडा का प्रिंस या कनाडा का शासक। ठीक है, ये चीज ध्यान रखे रहेगा। भारत में जो चाय की ब्रांड प्रकाशित हुई थी लिप्टन, उसमें ड्यूक ऑफ कर्नाड की उपाधि किसको दी गई है? रानी विक्टोरिया के बेटे को दी गई है। ठीक है, थर्ड बेटे को, इसका नाम था आर्थर। एक और मुख्य स्रोत है जो कि आपका है जेम्स मिल। नाम ध्यान रखिएगा। देखिए पहला रेनल है, यह है जेम्स मिल। इसने हमारे भारत के पूरे इतिहास को 3 हिस्सों में बांटने का प्रयास किया है। भारत के इतिहास को 3 हिस्सों में। पहला हिस्सा इसने बांटा है हिंदू का। हिंदू मतलब जब हिंदू साम्राज्य थे जैसे गुप्त वगैरह, या आप कह लीजिए जो चेर चोल पांड्य वंश, यानी कि जब हिंदुओं का शासन वर्चस्व में था तब इसने उस काल को कहा है हिंदू। दूसरे भाग को इसने मुस्लिम कहा है, जब मुस्लिमों का यहाँ आगमन होता है, या आप कह लीजिए जब अकबर लोग का शासन काल था तो इसने मुस्लिम की संज्ञा दी है। तीसरे भाग को इसने कहा है ब्रिटिश शासन। ब्रिटिश शासन मतलब जो हमारे यहाँ अंग्रेजों का राज्य था। हम लोग ब्रिटिश शासन के विषय में ही पढ़ेंगे क्योंकि इसमें हम लोगों ने क्लास 6, 7 में कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्रिटिश शासन के विषय में। तो यहाँ आप 3 व्यक्तियों को ध्यान रखे रहिएगा,
जेम्स रेलन जिसने क्या किया था, नक्शा बनाया था। और एक चाय की ब्रांड है लिप्टन, जिसमें विक्टोरिया के थर्ड पुत्र आर्थर के विषय में बताया गया है। तीसरी बात यह है कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा या बांटने का प्रयास किया है, ठीक है, जिसमें हम लोग ब्रिटिश के विषय में यहाँ पढ़ेंगे। तो चलिए समझते हैं कि ब्रिटिश कैसे कैसे आए, कैसे कैसे क्या हुआ। देखिए बात यह है, अकबर के समय में जब यहाँ पे अकबर सत्ता में था, उस समय अंग्रेज आता है भारत, ठीक है, अंग्रेज भारत आता है और उसके बाद वो क्या कहता है, आता है यहाँ की शासन व्यवस्था देख के चला जाता है, वापस जाता है। फिर वहां से एक अंग्रेज आता है, देखिए कैप्टन हॉकिंस, सर थॉमस रो, ये 2 लोग थे, ठीक है। वहां से अंग्रेज आता है, वो सोचता है अब चलेंगे, अनुमति लेकर के हम व्यापार करेंगे, ठीक है। अब वो पत्र लेके आता है अकबर के नाम से, लेकिन उस समय अकबर की मृत्यु हो जाती है। उस समय गद्दी पे कौन था, जहांगीर। जहांगीर से वो अनुमति लेता है कि महाराज हमको थोड़ी सी जमीन दे दीजिए, हम यहाँ पे रहेंगे, अपना काम धाम देखेंगे। कल क्या काम धाम देखोगे, उसने कहा देखिए आप लोग धोती कुर्ता पहनते हैं, ये शर्ट है, हम आपको ये देंगे, ये जनता को बेचेंगे और अच्छे कम दाम में बेचेंगे। जो शर्ट लोगों को यहाँ बनाने में 50 दिन लगता था, वो अपनी फैक्ट्री में 1 दिन में बना के दिखा देता था। तो भारतीय राजा को लगा कि सही कह रहा है यार, दे देते हैं। उन्होंने इसकी अनुमति दे दी। तो सन 1600 में, अब बात को समझिएगा, यहीं से कहानी शुरू होती है। सन 1600 में हुगली नदी के तट पे, हुगली नदी के तट पर, हुगली नदी कहाँ है, कलकत्ता में है, ठीक है, कहाँ है, कलकत्ता में है। हुगली नदी के तट पर सबसे पहले 1600 में कंपनी की स्थापना होती है। अब ये कंपनी क्या थी समझिएगा, कंपनी कुछ नहीं था, कंपनी मीन्स क्या, एक बिल्डिंग। चूंकि कलकत्ता पूरब में है, इसीलिए इस कंपनी का नाम रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। क्या नाम रखा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी महारानी एलिजाबेथ से, जो मतलब अंग्रेजों की महारानी थी एलिजाबेथ, उसने कंपनी का जो नेता था उसने कहा था कि आप हमें अनुमति दीजिए, हम भारत में जाके व्यापार करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो वहां की रानी ने कहा ठीक है जाओ। अब ये लोग आए, यहाँ पे कंपनी की स्थापना हो गई। धीरे धीरे इन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया। व्यापार मतलब जैसे वहां से कपड़े लाते थे वो लोग, आधुनिक मशीनें लाते थे, और यहाँ से वो लोग मसाला हो गया, चंदन की लकड़ी हो गई, और उसको काली मिर्च हो गई, इन सब चीजों को सस्ते दामों में खरीद के लेके जाते थे, ठीक है। ये सिलसिला यहां से शुरू हो गया। धीरे धीरे क्या हुआ, कंपनी के लोगों ने, जो मुगल अफसर थे, जो मुगल अफसर थे, उनको इसने क्या किया, घूस दे दिया। घूस, घूस मतलब पैसा। घूस दे करके कंपनी के आसपास के 3 गांवों को अपने कब्जे में ले लिया। अब देखिए राजा तो दिल्ली में बैठा है, मुगल सम्राट दिल्ली में था, इन्होंने क्या किया कि कंपनी के आसपास 3 गांवों को ले लिया, इनका एरिया बढ़ गया। जब इनका एरिया बढ़ गया, ये वहां व्यापार धीरे धीरे करना शुरू कर दिए। अब बात क्या थी, अब ये लोग ने 3 गांव तो ले लिया, अब ये लोग सोचने लगे यार ये तो गड़बड़ हो रहा है, पैसा हमें कम मुनाफा हो रहा है। ये लोग चले गए बहुत सारा उपहार लेके, कहा, औरंगजेब के पास। औरंगजेब के पास गए जो उस समय मुगल सत्ता में था। तो उन्होंने कहा कि महाराज हम आपको बहुत सारा पैसा दे देंगे, हमको थोड़ा जो व्यापार में जो टैक्स लग रहा है वो टैक्स मत लगे, आप ले लीजिएगा हमसे ज्यादा पैसा। कहे कैसे, कहीं देखिए आप 5 रुपया टैक्स लगाए हैं, हम आपको 10 रुपया देंगे, लेकिन टैक्स बंद कर दीजिए। अब इतना बकलोल औरंगजेब, उसको समझ नहीं आया, उसने कहा हाँ ठीक ठीक जाओ जाओ। उसने पूरा टैक्स फ्री कर दिया, यानी कि कंपनी अपना व्यापार करे, टैक्स उसको देने की जरूरत नहीं है। अब कंपनी ने क्या किया, अंधाधुंध व्यापार करना शुरू कर दिया। बात को समझिए, और कैसे बेवकूफ बनाया औरंगजेब को। पहले जब वो, मान लीजिए एग्जांपल के लिए, औरंगजेब को 5 रुपया देती थी, अब वो औरंगजेब को 25 रुपया देने लगी। तो औरंगजेब को लगा यार हमको तो फायदा हो रहा है, क्या दिक्कत है। लेकिन पहले जब टैक्स लगा था तो वो 5 रुपए का व्यापार करते थे,
अब वो करने लगे 500 रुपए का व्यापार, यानी कि व्यापार ज्यादा करने लगे, बहुत ज्यादा करने लगे, और टैक्स थोड़ा सा बढ़ा दिए। राजा खुश हो गया, अंग्रेजी लोग तो खुश हो ही गए। अब इसी सिलसिले में उन्होंने धीरे धीरे करके रिक्वेस्ट करके एरिया मांगना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने कहा हमारा सामान चोरी हो जाता है, हम थोड़ा सुरक्षा कर लें। तो उन्होंने कहा ठीक है कर लो, या हम अपने सैनिक तुम्हें दे दें। कहीं नहीं, नहीं आप सैनिक देंगे, आपके सैनिकों को पैसा देना पड़ेगा और आपके सैनिक कम हो जाएंगे, आप अपने पास रखिए, हम बुला लेते हैं ना, उनका खर्चा पूरा हम देखेंगे, आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें भी औरंगजेब को फायदा लगा, उसने कहा हाँ ठीक है बुला लो। अब कंपनी ने क्या किया, देखिए समझिएगा, कंपनी ने क्या किया, अब कंपनी ने अपनी घेराबंदी शुरू कर दी। घेराबंदी मतलब जहां जहां तक उसका इलाका था उसने दीवारें खड़ी कर दी, हथियार रख दिए चारों तरफ से, ठीक है, मतलब पूरी तरह से उसने अपनी किलेबंदी शुरू कर दी। हद तो तब हो गई, ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स फ्री किया गया था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफसर थे, जो सिपाही थे, वो लोग भी सामान फ्री में लेने लगे। वो लोग नहीं बोले, नहीं नहीं नहीं, आपके राजा ने कहा है हमको भी सामान फ्री में मिलेगा। तो लोगों को बड़ी गुस्सा बढ़ी। बंगाल के जो नवाब थे या बंगाल के जो नेता थे उनको बड़ी रीस भरी कि हरामखोर कहीं का, कंपनी को फ्री मिला तुम कैसे कर रहा है रे। कहे हम शिकायत करेंगे, कहे हाँ जाओ जाओ करो, कहाँ शिकायत करोगे। बंगाल के नवाबों ने सोचा शिकायत करने की बात करते हैं, किससे करेंगे, जिसने अनुमति दी है, औरंगजेब। लेकिन उस समय औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी। अब मामला गया फंस, औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी है, यानी कि मुगल सत्ता डगमगा रही है, अंग्रेज अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं। तो बीच में कौन आएगा, बीच में आएगा बंगाल, क्योंकि कलकत्ता बंगाल में है। अब यहां से बंगाल का जो नवाब था, बंगाल का नवाब, बंगाल का जो नवाब था उसका नाम था मुर्शीद, मुर्शीद कुली खान। समझिएगा, मुर्शीद कुली खान ने क्या किया, पीट पाट दिया कंपनी वालों को, भाग यहां से, ठीक है, मार मुर के भगा दिया। यानी कि उसने कंपनी का विरोध किया और छोटी मोटी लड़ाइयां लड़ी, और अंग्रेजों का जो ये किलाबंदी था, जो व्यापार था, उस पर उसने रोक लगा दी। ठीक है, मुर्शीद कुली खान के बाद में इनका लड़का आता है अली वर्दी खान। अली वर्दी खान, इसने क्या किया, इसने फिर से व्यापार खोल दिया। कहा ठीक है करो, लेकिन लिमिट में करना, फालतू वालतू काम किए तुम्हारे भगा देंगे। कहे हाँ हाँ मालिक, फिर हम आराम से करेंगे। अब अली वर्दी खान करने लगा, लेकिन हुआ क्या कि इसी समय अंग्रेजों को समझ में आ गया कि इनसे लड़ना है तो सेना हमें चाहिए। अब अंग्रेज लोग व्यापार के बहाने हथियार भी मंगाते थे, अपना व्यापार करने लगे। इसकी सूचना अली वर्दी खान को गई, तो उसने कहा ये क्या कर रहा है रे। तो अंग्रेजों ने कहा महाराज से बुला रहे हैं, थोड़ा हमें रक्षा करनी है। अच्छा ठीक है कर। लेकिन जब अली वर्दी खान की डेथ होती है तो बंगाल का नवाब बनता है सिराजुद्दौला। कौन बनता है, सिराजुद्दौला। और ये बहुत चालाक था। सिराजुद्दौला ने कहा बंद कर, हथियार नहीं आना चाहिए, अगर तुम्हें व्यापार करना है तो ठीक है, कपड़े का करो, लत्ते का करो, हथियार का कौन सा व्यापार होता है। उसने पूरी तरह से, ठीक है, पूरी तरह से अंग्रेजों के व्यापार पे प्रतिबंध लगा दिया, रोक दिया उसने। अब अंग्रेज लोग बौखला गए, ठीक है, अंग्रेज लोग क्या हो गए, बौखला गए। अंग्रेजों ने कहा अच्छा बताते हैं तुम्हें हम। 1756 में, 1756 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला वर्सेस इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजों के बीच युद्ध होता है। ठीक है, 1764 में 56 में सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच युद्ध होता है। चूंकि सिराजुद्दौला के पास 30,000 सैनिक थे। कितने थे, 30,000। इसने लतिया दिया अंग्रेजों को, अंग्रेजों को लतिया दिया मतलब पीट पाट दिया। अब व्यापार पूरी तरह से बंद कर दिया। अब आ गया से व्यापार करेगा, हमसे लड़ाई लेता है। अब अंग्रेज लोग यहाँ हार गए। अब अंग्रेज लोग का दिमाग खराब हो गया, इन्होंने कहा यार ऐसे तो काम चलेगा नहीं। अब अंग्रेज लोग थे बड़े काइया चिरकुट टाइप के, इन्होंने कहा यार पता करो ये सिराजुद्दौला जीता कैसे। तो पता ये चला कि सिराजुद्दौला के पास एक सेनापति था, इसका मीर जाफर, और इसकी सेना बड़ी खतरनाक थी, इसी की वजह से सिराजुद्दौला जीता। अंग्रेजों ने कहा रुको बेटा,
ये गए मीर जाफर के पास, कहे प्रभु काहे उसका साथ दे रहे हैं बुढ़वा का, हमारा साथ दीजिए, इसको मारेंगे और आपको बंगाल का राजा बना देंगे। अब मीर जाफर सोचा हाँ सही में, कहे हाँ सही में, कहे ठीक 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 मारो साले को मारो। अब क्या हुआ, जस्ट तुरंत बाद 1757 में होता है प्लासी का युद्ध। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है ये। प्लासी का युद्ध होता है किसके बीच, सिराजुद्दौला यानी कि बंगाल का नवाब, और होता है अंग्रेजों के बीच यानी कि इंग्लिश के बीच। ठीक है, क्योंकि सिराजुद्दौला को लगा था कि इस युद्ध में आएगा मेरा साथी हमारा साथ देने, लेकिन साथी तो आया नहीं, साथी को भड़का दिया था अंग्रेजों ने। तो हुआ क्या, इस युद्ध में सिराजुद्दौला मारा गया, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है। यहीं से भारत की हिस्ट्री पूरी तरह से चेंज होनी शुरू हो जाएगी। तो 1757 में जब प्लासी का युद्ध होता है, उस युद्ध में सिराजुद्दौला मारा गया, अंग्रेजों ने जीत लिया, अंग्रेजों ने बंगाल पे कब्जा कर लिया और उन्होंने अपने वादे के मुताबिक मीर जाफर को यहाँ का नवाब नियुक्त कर दिया। ठीक है, मीर जाफर को नवाब नियुक्त कर दिया। अब बात को समझिए, देखिए कहानी आगे बढ़ रही है। क्योंकि जब मीर जाफर बना तो भाई अब अंग्रेज लोगों ने इसीलिए तो बनाया ही था। अब अंग्रेज लोग मनमानी व्यापार करना शुरू कर दिए, जनता पे अत्याचार करना शुरू कर दिए। तो एक दिन मीर जाफर जा रहा था, उसने कहा जनता से और कैसे हो, जनता ने कहा भाग यहाँ से, नहीं चप्पल चप्पल मारेंगे तुमको, हम अंग्रेजों का गुलाम बना बैठा है, इससे अच्छा तुम मर क्यों नहीं जाता। मतलब ऐसी ऐसी बातें बोली गई या ऐसे ऐसे उसको न्यूज आने लगी कि जनता बड़ी नाखुश है। तो एक दिन वो सोचने लगा यार सही बात है, जब सिराजुद्दौला थे तो जनता खुश थी, हमसे काहे खुश नहीं है। तब उसको ये बात समझ में आ गई कि हो न हो कहीं न कहीं अंग्रेज मेरा फायदा उठा रहे हैं। तो उसने तुरंत विरोध कर दिया किसका, अंग्रेजों का। कौन, मीर जाफर ने। जब मीर जाफर ने विरोध किया तो अंग्रेजों ने कहा है हमारी बिल्ली हमें इसमें आओ, हट। मीर जाफर को इन्होंने गद्दी से हटा दिया। ठीक है, मीर जाफर को गद्दी से हटा करके मीर कासिम को गद्दी पे बिठा दिया गया। मीर कासिम को बंगाल की गद्दी पे बिठा दिया गया। लेकिन जब मीर कासिम बना, भाई था तो भारतीय ही, जब इसने भी अत्याचार देखा तो इसने भी विरोध कर दिया, कहा ना 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 ये काम नहीं चलेगा, ऐसे से नहीं होगा। तो कंपनी वालों ने कहा रुको तुम्हें बताते हैं हम। तब युद्ध होता है बक्सर का, बक्सर का युद्ध। अब देखिएगा इस बक्सर के युद्ध में किससे किससे लड़ाई होती है, मीर कासिम से और अंग्रेजों से यानी कि ब्रिटिश से। ठीक है, किससे लड़ाई होती है, ब्रिटिश से। ये लड़ाई होती है 1764 में। कब लड़ाई होती है, 1764 में। इसमें अंग्रेज गए जीत, और जब अंग्रेज जीत गए इन्होंने मीर कासिम को कहा भाग यहां से, हमारा बिल्ली हमें से नौटंकी कर रहा है, पक। मीर कासिम को उन्होंने गद्दी से हटा दिया। पुनः उन्होंने किसको बैठा दिया, मीर जाफर को। उन्होंने फिर कहा मीर जाफर भैया आइए आप गद्दी बैठ जाइएगा, लेकिन सही से रहिएगा, नहीं फिर आपको हटा देंगे हम। तो मीर जाफर ने कहा ठीक है भैया हम सही से रहेंगे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन उसी दौरान मीर जाफर की हो जाती है मृत्यु। ठीक है, मर गया। जब मर गया तो अंग्रेजों को लगा कि यार क्या बार बार नवाब कोई और बन रहा, अब हम ही बनते हैं। ठीक है, यहां से 1765 से रॉबर्ट क्लाइव ने या रॉबर्ट क्लाइव खुद बंगाल का नवाब बन गया, बंगाल का नवाब बन गया। सोचिए, इन्होंने पहले राजाओं से लड़ाई लड़ी, आपस में लड़ भिड़ के लड़वा के खत्म कर दिया, लास्ट में ये नवाब बन गया। तो 1765 में बंगाल का जो नवाब बना, या गवर्नर जनरल भी कह सकते हैं आप, बंगाल का ध्यान रखिएगा, जो गवर्नर जनरल बनता है, अरे सॉरी बंगाल भारत का जो बंगाल का नवाब, सॉरी गवर्नर जनरल नहीं नवाब, बंगाल का जो नवाब बनता है वो रॉबर्ट क्लाइव 1765 में बन जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं अब अंग्रेजों का शासन जो था या अंग्रेजों की जो सत्ता थी
वो धीरे धीरे पूरी तरह से ग्रिप कर गई या पूरी तरह से उन्होंने भारतीयों पे कब्जा बनाने का प्रयास किया, और जो कि उनका सफल भी हो गया। ठीक है, उन्होंने पूरी तरह से भारत पे धीरे धीरे कब्जा कर भी लिया। अब क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव हो गया फ्री। इसने खूब लूटा भारत को, जितना लूट सकता था खूब लूटा उसने। ठीक है, अब खूब लूट लाट के चला गया। जब वो इंग्लैंड गया, उसने सोचा जाएंगे आराम से रहेंगे, लेकिन इंग्लैंड गया तो वहां उस पर केस चल गया। केस ये चल गया, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तुम लूट के आए हो ना, भारत की जनता को तुमने परेशान किया है। क्योंकि महारानी जी ने जब तुमको भेजा था, तो महारानी जी ने कहा था कि क्यों तुम जाके वहां व्यापार करोगे, और तुमने जाके वहां पे क्या किया है, धनों को लूटा है। ठीक है, तो उस पर वहां पे केस हो गया। जब वहां पे केस हो गया, तो हालांकि केस से वो बरी हुआ नहीं हुआ, उससे पहले उसने आत्महत्या कर ली। तो 1774 में रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या कर ली और उसकी कहानी समाप्त हो जाती है। लेकिन चूंकि भारत में अंग्रेजों की सत्ता पकड़ में आ चुकी थी, अब अंग्रेजों ने जिस हिसाब से इनको मिटाया, उस हिसाब से वही साम दाम दंड भेदम, ठीक है, पैसा देके, लालच देके, रुपया देके, फूट डाल करके, कूटनीति से, राजनीति से, चिरकुटाई करके, हर तरीके से उन्होंने एक एक राजा को निपटाना शुरू कर दिया। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। उससे पहले थोड़ी बहुत चीजें उसको समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए अब क्या होता है, 1765 में जब ये चीजें हो जाती हैं, रॉबर्ट क्लाइव ने कब्जा कर लिया पूरी तरह से, अब बात आगे बढ़ती है। ठीक है, इसके बाद आता है वारेन हेस्टिंग। ठीक है, देखिए इसके बाद देखिए आता है 1773 में वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग वारेन हेस्टिंग ने रेगुलेटिंग एक्ट चलाया। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट, तो आप ये ध्यान रखिएगा, भारत में रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, 1773 में, और 1773 में ही रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, इसके तहत इसमें ये देखा गया कि भारत में अंग्रेज कहां कहां ज्यादा है। तो भारत में अंग्रेज ज्यादा कहां थे, मद्रास में थे, यानी कि मद्रास में उनका पूरा कब्जा था। मद्रास के साथ साथ बंबई भी इनका पूरा कब्जा था, और बंगाल में पूरा उनका कब्जा था। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि देखो, मद्रास का एक होगा गवर्नर, एक बंबई का होगा गवर्नर, और एक बंगाल का होगा गवर्नर। लेकिन इन तीनों में प्रमुख है बंगाल, तो बंगाल वाले को कहा जाएगा गवर्नर जनरल। क्या कहा जाएगा, गवर्नर जनरल। ठीक है, यानी कि भारत में 3 प्रेसिडेंसी थी। प्रेसिडेंसी मतलब वो एरिया जहां पे अंग्रेजों ने कब्जा किया था। तो उन 3 प्रमुख एरिया में गवर्नर नियुक्त किए गए, जिनमें से बंगाल वाले को कहा जाता था गवर्नर जनरल। इस प्रकार हम देखते हैं प्रथम गवर्नर जनरल कौन होता है, वारेन हेस्टिंग। ये ध्यान रखिएगा, ठीक से आपसे सवाल खूब पूछता है कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग, बंगाल का, भारत का नहीं, बंगाल का। ठीक है, तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग। कौन था, वारेन हेस्टिंग। इसने क्या किया, रेगुलेटिंग एक्ट चलाया। इसने कहा हम 2 प्रकार की अदालतों पे काम करेंगे, एक दीवानी अदालत, एक दीवानी अदालत, और दूसरा फौजदारी अदालत। फौजदारी अदालत, दीवानी अदालत जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, यानी कि जिला कलेक्ट्रेट होगा, उसके अंडर में रहेगा, और वो एक अंग्रेज होगा। फौजदारी की बात कही गई तो इसमें जैसे जो मुस्लिम समुदाय था, जो हिंदू समुदाय था, उसके नेता होंगे, पंडित होंगे, काजी वगैरह होंगे, लेकिन वो भी जो निर्णय करेंगे जिला कलेक्ट्रेट के निगरानी में, यानी कि दीवानी अदालत की निगरानी में फौजदारी अदालत थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहां पर दीवानी अदालत और फौजदारी अदालत की शुरुआत होती है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए, तो ये बात किसकी हो जाती है, ये बात हो जाती है वारेन हेस्टिंग की। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को हम समझते हैं। देखिए अब क्या होता है, जैसे जैसे रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, तमाम प्रकार की चीजें जब आती हैं, तो अब क्या होता है, जब देखा भारतीय लोगों ने कि धीरे धीरे अंग्रेज कब्जा करते जा रहे हैं, तो अब शुरुआत होती है युद्धों की। ठीक है,
मैसूर, मैसूर वर्सेस ब्रिटिश, ब्रिटिश मतलब अंग्रेज। देखिए मैसूर जो इलाका है वो कर्नाटक में है। यहाँ पे निचले ये निचले हिस्से में यहाँ पे है मालाबार तट, और अंग्रेजों का सबसे ज्यादा व्यापार यही होता था, ठीक है, मालाबार तट पे। क्योंकि मैसूर के जो सम्राट थे हैदर अली, कौन थे, हैदर अली, सुल्तान कह लीजिए या मैसूर के जो राजा कह लीजिए, कौन थे, हैदर अली। इन्होंने क्या किया, मालाबार तट को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया, कहा यहां पर होगा ही नहीं, बिल्कुल व्यापार नहीं होगा। और जब ये सूचना मिली अंग्रेजों को, तो अंग्रेज लोग कहे हैं नहीं करने देगा व्यापार, आते हम तुझे बताते हैं। अब पट से आए गए अंग्रेज लोग, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मतलब अंग्रेज, मैसूर मतलब मैसूर के शासक के बीच प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। कब होता है, 1767 से लेकर के 1769 तक, ठीक है, 1769 तक, ठीक है, 1767 से लेकर 1769 तक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। लेकिन इस युद्ध में हैदर अली ने बुरी तरह से अंग्रेजों को कूटा, ठीक है, बुरी तरह से अंग्रेजों को कूट दिया, एकदम पीट पाट दिया। अब पीट पाट दिया तो भाई बातें अलग हो गई। उस समय हैदर अली के साथ कौन कौन सेनाएं थी समझिएगा। हैदराबाद की थी, हैदराबाद के निजाम प्लस मराठा, इन ये दोनों लोग हैदर अली के साथ थे। तो हैदर अली ने कूट दिया किसको, अंग्रेजों को। फिर अंग्रेज लोग बौखला गए। बाद में होता है दूसरा युद्ध, द्वितीय युद्ध होता है। कौन सा, द्वितीय युद्ध, आंग्ल मराठा आंग्ल और मैसूर का दूसरा युद्ध। ये कब होता है, 1780 से लेकर 1784 के बीच। लेकिन इसी बीच हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। किसकी, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। तो अंग्रेजों को लगता है अब तो कब्जिया ही लेंगे, अब तो मारो सालों को। लेकिन हैदर अली के सुपुत्र थे टीपू सुल्तान, ये और खतरनाक, ठीक है, बाप से भी खतरनाक। टीपू सुल्तान ने फिर लपेट दिया, अंग्रेजों को फिर लतिया दिया, अंग्रेज फिर भाग गए। अब टीपू सुल्तान के बारे में कहानी ये थी कि टीपू सुल्तान बहुत बहुत बुद्धिमान राजा थे। उस समय क्या था ना कि जब अंग्रेज लोग रह रहे थे यहाँ पे, उसी समय फ्रांस के लोग भी यहाँ पे थे। जब अंग्रेज लोग आने की प्लानिंग कर रहे थे, उनसे पहले पहुंच गए थे पुर्तगाली लोग। क्योंकि वास्को डी गामा ने पुर्तगाल का जो था 1498 में ही इसने, जब ये साउथ अफ्रीका गया था केप ऑफ टाउन से, केप ऑफ टाउन से जब वो लौट रहा था तभी इसने भारत को देख लिया था। इसलिए पुर्तगाली लोग पहले आ गए थे कहां, भारत में। और बाद में फ्रांसीसी लोग आए, डच लोग आए, तब अंग्रेज लोग आए थे। तो टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से दोस्ती की थी, उनसे वो हथियार लेकर के रखे थे, आओ तुम्हें बताते हैं, तुम बंदूक लिए हम भी लिए, धाए मार देंगे खत्म हो जाओगे, ठीक है। यही कहानी हुई। लेकिन अंग्रेजों जैसा चुट्टा कोई था ही नहीं। अंग्रेजों ने चुट्टाईपन से अपने कूटनीति से सबको साफ कर दिया था, फ्रांसीसियों को, डचों को, पुर्तगालियों को, भारतीयों को, सबको। हाँ, तो बात चल रही थी टीपू सुल्तान की। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को फिर कूट दिया, अंग्रेज लोग फिर भाग गए। अब अंग्रेज लोग सोचने लगे टिपुआ जीतता काहे जीत रहा है। तब उनको फिर वही पुरानी नीति याद आई, अच्छा टीपू सुल्तान जीत रहे हैं हैदराबाद और मराठा की सेनाओं से, एक काम करो खरीदो इनको। तुरंत अंग्रेजों ने हैदराबाद और मराठाओं को मिला लिया। क्या मिला लिया, कहा आप इनका साथ मत दीजिए, हम जैसे ही जीतेंगे आपको दे देंगे पूरा मैसूर। तो भैया होता है तीसरा युद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा युद्ध होता है 1790 से लेकर 1792 तक। ये 2 साल तक युद्ध चलता है टीपू प्लस अंग्रेजों के बीच, ठीक है, अंग्रेजों के बीच। इसमें क्या होता है, टीपू को मदद नहीं मिलती, फिर भी वो 2 साल तक लड़ते रहते हैं। लेकिन बाद में टीपू की हार हो जाती है, अंग्रेज लोग जीत जाते हैं, और बड़ी ही शर्मनाक संधि होती है, श्री रंगपट्टनम संधि। ये ध्यान रखिएगा, बहुत जबरदस्त संधि है। ये संधि इतनी भयानक थी जिसमें टीपू का राज्य तो हड़प ही लिया गया, साथ साथ उनके दोनों बेटों को अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया, ठीक है। कहें
अब तुम अगर लड़ाई किए तुम्हारे बेटों को मार डालेंगे। तो टीपू सुल्तान के हाथ उन्होंने बांध दिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रीरंगपट्टनम की संधि में, जिसमें मैसूर की पराजय होती है, अंग्रेजों ने उनको बाध्य किया या उनको मजबूर किया कि वो अपनी कह लीजिए सैन्य शक्ति को ना बढ़ाएं, और उनके बच्चों को क्या किया, उन्होंने बंधक बना लिया। ठीक है, किसने बंधक बना लिया? अंग्रेजों ने। क्लियर हुई ये बात? ठीक है। लेकिन टीपू तो भाई अब थे वीर पुरुष, वो तो भाई सहेंगे नहीं अन्याय। फिर चौथा युद्ध होता है, और चौथा युद्ध होता है 1799 में। इस युद्ध में टीपू की मृत्यु हो जाती है। टीपू की मृत्यु हो जाती है, और उस समय जो वायसराय था वो था बेलेजली। ठीक है, बेलेजली ने सहायक संधि के तहत मैसूर को अपने राज्य में मिला लिया। सहायक संधि मतलब ये थी कि जो अंग्रेजों का विरोध करता था या हथियार रखता था या उनके खिलाफ लड़ाई लड़ता था, हराने के बाद वो पूरे राज्य को कब्जा कर लेते थे। ठीक है, इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? वेलेजली था। वेलेजली ने इसी सहायक संधि के तहत अवध के नवाब और हैदराबाद के जो नवाब थे, कहाँ गए हैदराबाद, ये इसने कहा कि तुम लोगों ने पहले हमारा विरोध किया था, अब बाद में भी करोगे, चलो हैदराबाद को भी इसने अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही साथ इन्होंने अवध के नवाब सिराजुद्दौला को भी अपने कब्जे में ले लिया। तो सहायक संधि आपसे पूछता है कि सहायक संधि के जन्मदाता कौन थे, या सहायक संधि कौन लाया था? वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि का जन्मदाता था, कह सकते हैं आप, या सहायक संधि का समर्थक था, जिसके तहत वो भारत के कई राज्यों को अपने कब्जे में ले लेता था। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो ये बात होती है आंग्ल मैसूर की। यहाँ पे मैसूर की समाप्ति हो जाती है और अंग्रेजों ने उसको अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा बहुत चीजों पे और हम चर्चा करते हैं। चूंकि मैसूर की समाप्ति हो चुकी थी, अभी आप जब पढ़ रहे थे तो उसमें था हैदराबाद और मराठा। हैदराबाद को तो कब्जा उसने कर ही लिया। तो अब हम बात करते हैं मराठा और अंग्रेजों के बीच। कल मैंने आपको बताया था कि पानीपत की जब तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में, इसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को कुचल दिया था, यानी कि पूरी तरह से हरा दिया था। लेकिन फिर भी मराठाओं ने अपनी शक्ति को एकत्रित किया। एकत्रित करने के बाद में उन्होंने युद्ध कर लिया, किससे? अंग्रेजों से। अंग्रेजों से जब पहला युद्ध होता है तो पहला युद्ध सालबाई की संधि के तहत समाप्त हो जाता है। ठीक है, सालबाई की संधि होती है 1782 में। ठीक है, 1782 में सालबाई की संधि होती है, जिसमें अंग्रेजों ने इसी संधि के तहत मराठाओं को अंग्रेजों का साथ देना पड़ा था। किसके खिलाफ, याद है आपको? हैदर अली के खिलाफ। ठीक है, तो ये होती है सालबाई की संधि 1782 में, जिसमें युद्ध का परिणाम अपराजय रहा। अपराजय तो समझ लीजिए कि ना तो अंग्रेज जीते ना तो मराठा जीते। ठीक है, इस प्रकार ये युद्ध अनिर्णायक रहा, और इसके बाद में दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए राज्य वापस कर दिए, और फिर कहानी बढ़ती है आगे। ठीक है, दूसरा युद्ध होता है इनके बीच में 1803 से लेकर के 1805 तक, जिसमें अंग्रेज जीत जाते हैं। ठीक है, अब जब अंग्रेज जीत गए तो उन्होंने कुछ मराठाओं का राज्य कब्जे में ले लिया, जिससे मराठा एकदम आग बबूला हो गए, गुस्से में थे। तो 1817 से लेकर 1819 के बीच तीसरी लड़ाई होती है, किसके बीच? मराठा और अंग्रेज के बीच। और इस लड़ाई में अंग्रेजों ने पूरी तरह से मराठाओं का सर्वनाश कर दिया, या आप कह सकते हैं कि मराठाओं को हरा करके पूरे मराठा साम्राज्य पे भी अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लिया। अब आप देखिए, पहले अंग्रेजों ने हराया मुगलों को, मुगलों के बाद हराया उन्होंने मैसूर को, मैसूर के बाद उन्होंने हरा दिया किसको? उन्होंने हरा दिया पूरे मराठा साम्राज्य को। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब जैसे इसने हराया, अब क्या हुआ? हराने के बाद में अंग्रेजों ने कहा अब हम लोग सर्वोच्च हो चुके हैं। सर्वोच्च मतलब सबसे ऊपर, हमको कोई अब हरा नहीं सकता या हमको कोई हटा नहीं सकता। ठीक है, अब वो सर्वोच्च हो गए तो आसपास के इलाकों पर उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया।
कर्नाटक में एक जगह है, कर्नाटक में एक जगह है कित्तूर। कौन सी जगह? कित्तूर। यहां की रानी थी चेन्नम्मा। कौन रानी थी? चेन्नम्मा। इन्होंने अंग्रेजों से युद्ध लिया, लेकिन 1824 में इनको पकड़ लिया गया, कैद कर लिया गया और 1829 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कित्तूर के बगल में ही एक जगह है संगोली। कौन सी जगह? संगोली। संगोली में भी एक औरत थी रमन्ना। ये औरत क्या थी? गरीब चौकीदार थी, ठीक है, चौकीदार। लेकिन इस हालांकि वीर थी, तो आसपास के इलाकों से इसको सपोर्ट मिला, इसने भी अंग्रेजों की लड़ाई कर ली। अंग्रेज लोग सो रहे थे, उनके सिरों में आग लगा दी, सत्यानाश कर दिया, उनके दस्तावेज कागज वो जला दिए। लेकिन हुआ क्या? 1830 में इसको भी पकड़ लिया गया और फांसी दे दी गई, ठीक है, फांसी दे दी गई। इसके बाद अंग्रेजों ने सिंध पर भी कब्जा कर लिया, ठीक है। सिंध के बाद वो पंजाब की तरफ आगे बढ़े। कहां? पंजाब की तरफ। लेकिन पंजाब के उस समय राजा थे रणजीत सिंह, बहुत प्रतापी राजा थे। इन्होंने अंग्रेजों की दाल नहीं गलने दी, ठीक है। लेकिन 1839 में इनकी मृत्यु हो गई, जिसके 10 साल बाद 1849 में पंजाब को भी अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे होंगे धीरे धीरे अंग्रेज लोग बढ़ते चले गए, ठीक। लेकिन जब ये लड़ाइयां हो रही थी, उसी समय एक बहुत गजब की घटना घटती है। कौन सी घटना? उसी समय अंग्रेज का जो नेता था वो आता है लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। लॉर्ड नहीं, हरामखोर था, इसको बोलिए डलहौजी, ठीक है। डलहौजी, डलहौजी आता है, ये अपने साथ लाता है विलय नीति। इसने कहा ये जो छोटे मोटे राज्य हैं ऐसे नहीं मानेंगे, इनको हम मनवाते हैं, ठीक है। मनवाते हैं मतलब कि इनको हम देखते हैं कैसे ये लोग नहीं मानते। इसने कहा विलय नीति। विलय नीति मतलब देखो, जिस राज्य के पास बच्चे नहीं है वो हमारा राज्य हो जाएगा, हम कब्जा कर लेंगे। जिस राज्य का राजा मर गया लड़ाई में वो तो हमारा है ही है। और उसके साथ साथ इन्होंने ये भी कह दिया कि जहां पे योग्य राजा नहीं है वो भी हमारा है। इसके तहत उन्होंने कई सारे राज्यों को, जैसे कि देखिए, कई सारे राज्यों को इन्होंने अपने कब्जे में लिया, जैसे कि सतारा, संभलपुर, उदयपुर। देखिए इन्होंने सतारा, संभलपुर, उदयपुर, ठीक है, संभलपुर, उदयपुर। इसके साथ उन्होंने दो तीन और छोटे 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 मोटे राज्यों को, जैसे कि नागपुर, झांसी और अवध। नागपुर, झांसी और अवध, ये कुछ छोटे, जैसे अवध को 1856 में, झांसी को 1854 में, नागपुर को 1853 में, सतारा को 1848 में, संबलपुर को 1850 में, उदयपुर को 1852 में। यानी कि लगातार 5-6-7 साल में इन्होंने सब पूरा कवर कर लिया। ये क्या थी? विलय नीति, या इसको कहते हैं हड़प नीति। डलहौजी ने अपने हड़प नीति के तहत कई सारे राज्यों को अपने राज्य में जबरन मिला लिया, जबरदस्ती मिला लिया। और इस प्रकार हम देखते हैं कि 1856 यानी कि 1857 के आसपास जब भयंकर क्रांति होती है, उसके आसपास तक 63% हिस्सा, 63% जमीन वाला हिस्सा, ऐसे समझिए, जमीन वाला हिस्सा, और 78% आबादी वाला हिस्सा, आबादी मतलब आदमी वाला हिस्सा, इस पे अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, ठीक है। और बाकी जो शेष हिस्से थे उस पे अंग्रेजों का नियंत्रण था। नियंत्रण मतलब जैसे जो 63% हिस्सा था जमीन वाला, उस पे तो ये डायरेक्ट कूद पड़े थे, उनका वहां सेना था, सेनापति था, राजा का था, मतलब कि राज्य करते थे। लेकिन जो शेष हिस्से थे उस पे उनका कोई पालतू आदमी, जैसे कि कोई भारतीय राजा ही था, लेकिन उनके लिए काम करता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं 1857 आते आते पूरी तरह से एक तरफ अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा कर लिया था, ठीक है। पूरी तरह से एक भी हिस्सा बचा नहीं था जहां पे अंग्रेज ना हो, और उन्होंने पूरी तरह से भारत पे कब्जा कर लिया। क्लियर? इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट जो मैंने आपको बताया, उसी के तहत 1775 में सर्वोच्च न्यायालय बना था।
अब इनमें क्या था, जो इनकी सेना थी, जैसे सवार, जो घोड़े पे सेना आती थी उसको बोलते थे ये सवार। क्या बोलते थे? सवार। और मस्केट और मैचलाक, एक थे मस्केट और एक था मैचलाक। मस्केट और मैच लाक। मस्केट मतलब वो सिपाही जो पैदल चलते थे, पैदल, और भारी बंदूक लेते थे। कौन सी बंदूक? भारी बंदूक। मैच लाक मतलब ऐसा बारूद जिसे माचिस से जलाते थे, माचिस से। माचिस मतलब मैच, ठीक है, जिससे हम माचिस से जलाते थे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ? तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, जिसे हमने देखा अंग्रेजों की सत्ता कैसे भारत में स्थापित हुई। इसके आगे हम लोग अगली वीडियो चर्चा करेंगे। तब तक के लिए